स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहले चैप्टर पहला अध्याय जैव प्रक्रम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सजीवों में पोषण की क्रिया मुख्य रूप से दो तरीके से होती है, जिसमें एक स्वपोषी पोषण या स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, जबकि दूसरा परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। और आपने स्वपोषी पोषण को दोनों को देख लिया था, पढ़ लिया था और फिर उस स्वपोषी पोषण को पढ़ने के बाद हम लोग जब परपोषी या विषमपोषी पोषण में थे तो वहाँ आपने देखा था कि विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण चूँकि विषमपोषी जीवों में होता है और उसकी संख्या प्रकृति में या कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में बहुत अधिक है, इसलिए अलग अलग जीवों में जो यह विषमपोषी पोषण है या परपोषी पोषण है यह अलग अलग विधियों से संपन्न होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि यह विषमपोषी पोषण की क्या क्रियाविधि है, क्या मैकेनिज्म है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए लिखा गया है विषमपोषी पोषण की क्रियाविधि। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। ध्यान से एक एक बातों को हम लोग समझेंगे कि संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में रहते हों, उसके लिए वह अनुकूलित होता है। अनुकूलित होने का मतलब अगर कोई जीव जल में रह रहा है तो जल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। जैसे हम लोग अगर मानव की बात करें कि हम लोग स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो स्थल से ही हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। कोई जीव अगर जंगल में है तो जंगल से ही उसके अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अब सोचिए हम लोग स्थलीय भाग पर रहते हैं, अगर हम लोगों को जल के अंदर रख दिया जाए तो क्या हमारा जीवन चलेगा? नहीं चल पाएगा। या मछलियाँ जो जल में रहती है उसको निकाल करके जंगलों में छोड़ दिया जाए तो वह भी जीवित नहीं रह पाएगी। तो कहने का मतलब यह कि प्रत्येक जीव जिस वातावरण में जिस पर्यावरण में रहता है उसी के अनुसार अपने को ढाल लेता है और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। यही मतलब हुआ कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलित का मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। विभिन्न जीवों में भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की क्रिया अलग अलग विधियों से संपन्न होती है। अब पहले चर्चा हो गई कि विषमपोषी जीव जो है, परपोषी जीव जो है, इसकी बहुत ज़्यादा संख्या है, इसमें बहुत अधिक विविधता है। एक तरफ छोटे छोटे कीट हैं तो दूसरे तरफ हाथी, व्हेल जैसे बड़े बड़े जीव हैं। कहने का मतलब विषमपोषी जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता रहने के कारण क्या होता है कि ऐसे जीवों में पोषण की क्रिया भी अलग अलग विधि से, अलग अलग प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। तो आज हम लोग उसी विषमपोषी पोषण के प्रक्रियाओं को या क्रियाविधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। लिखा गया है कुछ जीव शरीर के बाहर ही भोज्य पदार्थों का विघटन कर देते हैं और विघटित भोजन का अवशोषण करते हैं। अब देखिए कह सकते हैं कि ये जो पोषण की क्रिया होती है यह विषमपोषी जीवों में दो प्रकार से होता है। एक तो कुछ जीव वैसे हैं जो क्या करता है, भोजन के जो कण हैं या भोज्य पदार्थ का मतलब हो गया खाना, भोजन, उस भोजन को क्या करता है शरीर के बाहर ही विघटित कर दिया, तोड़ दिया, सरल पदार्थों में बदल दिया और उसके बाद तब उसको अवशोषित करता है। जबकि कुछ जीव क्या करता है, उसी भोजन के कण को शरीर के भीतर अवशोषित कर लेता है। पहले शरीर के भीतर ग्रहण करता है, फिर शरीर के भीतर में उसका अपघटन या पाचन। अपघटन का मतलब यहाँ यह है कि जो भोजन के अणु बड़े बड़े होते हैं उसको सरल अणुओं में, छोटे अणुओं में तोड़ देना, विघटित कर देना, उसी को अपघटन कहा गया है यहाँ पर, या विघटन कहा गया है। तो डिकम्पोज कर देना। आप याद कीजिए वो विघटन अभिक्रिया पढ़े थे जिसमें एक बड़ा अभिकारक टूटता था और दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता था। एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटा पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को विघटन कहते हैं या डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ जीव शरीर के बाहर ही भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थ मतलब भोजन वाला पदार्थ, खाना वाला पदार्थ, तो भोज्य पदार्थों का विघटन कर देते हैं और विघटित भोजन का अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम जैसे कवक में इस प्रक्रिया से पोषण होता है। अब देखिए फफूंदी आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, खास करके आपके घर में बासी रोटी, ब्रेड या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बच गया होगा तो उसके ऊपर सफ़ेद या अन्य रंगीन
रुई के समान, मखमल के समान वो परत बन जाती है, वही फफूंदी है, जिसको अंग्रेजी में फंजाई भी हम लोग कहते हैं। एक तरह का कवक है वो, जो लोग निचली क्लास में विज्ञान पढ़े होंगे उनको पता होगा, 9th में भी था पढ़ने के लिए। तो वो फफूंदी ईस्ट खास करके वह भी एक प्रकार का कवक है, जिसका उपयोग पाव रोटी, ब्रेड, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। उसको नरम और स्पंजी बनाता है ये ईस्ट। और फिर मशरूम, वो गोबर छत्ता आपने देखा होगा कि सड़े गले पदार्थों पर उग आता है, वही मशरूम है। तो ये सब जो फफूंदी, ईस्ट, मशरूम जैसे कवक में इस प्रक्रिया से पोषण होता है। किस प्रक्रिया से? तो याद रखना है कि ये सभी जो कवक हैं, यह क्या करता है, अपने शरीर के बाहर ही जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसको अपघटित कर देता है, उसको तोड़ देता है। सरल अणुओं में, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको बदल दिया और तब भोजन के अणुओं को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से ऐसे जीवों में जो सरल छोटे छोटे जीव है, उसमें इस प्रकार से पोषण की क्रिया संपन्न होती है। लिखा गया फिर आगे, जबकि बड़े तथा जटिल जीव, अब देखिए बड़े और जटिल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जिसके शरीर का निर्माण हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाओं से होता है, उसी जीव को कहा गया है बड़े तथा जटिल जीव। बड़े तथा जटिल जीव सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन के बाद अवशोषण करते हैं। अब देखिए, जितने भी जटिल जीव हैं, जितने भी बड़े जीव हैं, वह क्या करता है, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने का मतलब अपने शरीर के भीतर उसको ग्रहण करता है, शरीर के भीतर ले जा। जैसे हम लोग हैं, जो भी दाल, रोटी, चावल, सब्जी आप खाते होंगे, फल, दूध, मांस, मछली, सभी भोजन को बाहर में हम लोग उसको पाचन नहीं करते हैं, पहले उस भोजन को अंदर ले जाते हैं। अंदर मुंह के सहारे जब वह भोजन हमारे स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तब फिर हमारा सिस्टम है, मैकेनिज्म है हमारे शरीर के भीतर, जिस पर आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब मानव में पोषण की चर्चा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर उस भोजन को अंदर में ही पचाता है, और जब भोजन अंदर में पच जाता है, पचने का मतलब सरल पदार्थों में वह विघटित हो जाता है, तब हमारा शरीर उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। वही लिखा गया है कि जबकि बड़े तथा जटिल जीव सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन के बाद अवशोषण करते हैं एक कोशिकीय जीवों में। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, तो सरल जीवों से। पहले छोटे छोटे जीवों में देखेंगे पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। जब छोटे जीवों का पोषण आप समझ जाएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे बड़े और जटिल जीवों में पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो वही लिखा गया है, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है। याद कीजिए, 9th में आपने पढ़ा था कि सजीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो भागों में बांटा गया था। एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसका मतलब है कि उस जीव का संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका से, केवल एक कोशिका से, ओनली वन सेल से बना होगा। तो जिस जीव का पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होगा, तो सोच सकते हैं उसमें चाहे वो भोजन को पचाना हो, सांस लेना हो, उत्सर्जन की क्रिया करनी हो, या फिर और जो भी क्रियाएं उसको करना होगा, तो उसी एक कोशिका से होगा। जैसे हम लोग बहुत आदमी अब बाहर रहते हैं अपने घर से रेंट पर, एक ही रूम में अगर आप रहते हैं, उसी रूम में खाना भी पकाते हैं, उसी रूम में पढ़ते भी हैं, उसी रूम में आराम भी करते हैं, उसी रूम में अपनी सारी गतिविधियों को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, जो गांव में रहते हैं या बाजार में भी अपना घर है, तो वहाँ क्या होता है, खाना पकाने का रसोई घर अलग है, गेस्ट के लिए अलग घर बना हुआ है, आपके लिए अलग घर होंगे, हो सकता है माता पिता, दादा दादी सबके लिए अलग अलग घर हों, रूम होंगे। तो वहाँ अपने अपने कमरे में लोग विभिन्न क्रियाविधियों को संपन्न करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक ही रूम है, एक ही कमरा है, तो उसमें सब काम, सभी गतिविधि उसी एक कमरे में संपन्न किया जाता है। चूंकि एक कोशिकीय जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ है, इसलिए उसमें चाहे वो भोजन का पाचन करना हो, श्वसन की क्रिया करनी हो, उत्सर्जन करना हो, वहन या परिवहन करना हो, या उसको जनन या प्रजनन करना हो, तो जितनी भी क्रिया होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाती है। तो यहाँ हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव, चूंकि अभी पोषण पर चर्चा हो रही है, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होता है उसके संपूर्ण शरीर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोगों में क्या है, भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग अंग है, मुंह है,
इस मुंह के रास्ते, माउथ के रास्ते हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव चूंकि एक ही कोशिका का उसका शरीर है, तो उसके शरीर का जो बाहरी सतह है, जिसको हम लोग कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में कोशिका झिल्ली, या उसको आप प्लाज्मा झिल्ली भी पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस पूरे संपूर्ण सतह से ऐसे जीवों में भोजन ग्रहण किए जाते हैं। वही चीज लिखा गया है कि एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है। अमीबा एक महत्वपूर्ण एक कोशिकीय जीव है। मतलब वैसे तो बहुत सारे एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का नाम आपने सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, यूग्लिना का नाम सुना होगा। बहुत सारे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ब्रह्मांड में, प्रकृति में। लेकिन अमीबा उसमें से एक बहुत ही कह सकते हैं प्रचलित, बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है, जो खास करके सभी जगहों पर उपलब्ध हो जाता है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह एक जलीय जीव है, जल में रहता है, खास करके गंदे जल में बहुत ज़्यादा रहता है। और अमीबा कई तरह के रोग भी उत्पन्न करते हैं। 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे वो रोग वाला चैप्टर, क्या मतलब हम बीमार कैसे होते हैं, बीमारी से कैसे बचा जाता है, हम बीमार क्यों होते, एक चैप्टर ही है 9th में पढ़ने के लिए, व्हाई डू वी फॉल इल। तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कई तरह के रोग हैं मनुष्य में जो अमीबा के द्वारा फैलता है। और यह अमीबा हमारे शरीर में कैसे आता है, तो दूषित जल से, जो गंदा पानी हम लोग पीते हैं उसी दूषित जल के द्वारा यह अमीबा हमारे शरीर में पहुंचता है। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमीबा एक महत्वपूर्ण एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी संरचना अनियमित होती है, इर्रेगुलर। जैसे आप इसको समझें ठीक से कि अगर हम कहें कि कौवा की संरचना, तो कौवा की संरचना फिक्स है शरीर में, चाहे वो कहीं पर भी कहीं से भी कौवा ले आएंगे तो उसके शरीर की रचना फिक्स है। गाय की रचना फिक्स है, हाँ थोड़ा बहुत रंग रूप हल्का फल्का चेंज हो, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं आप देखे होंगे कि गाय और कुत्ता में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। कुत्ते के शरीर की रचना और गाय के शरीर की रचना को आसानी से आप पहचान सकते हैं। लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जिसके शरीर की कोई निश्चित रचना नहीं होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि अमीबा के शरीर की रचना अनियमित होती है, इर्रेगुलर होता है। जब इसके संपर्क में भोजन का कण आता है, अब देखिए अमीबा जलीय जीव है, जल में यह तैर रहा है, घूम फिर रहा है। जैसे इसके शरीर के आसपास में भोजन का कण आया तो क्या होगा, इसके सतह से अंगुली के समान अस्थायी रचना निकलती है। अस्थायी मतलब टेम्पररी, यह सब दिन नहीं रहेगा। बस जो रचना है वो कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए निकला है, बना है, वह कार्य संपन्न करेगा, वह रचना फिर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हम सभी यहाँ डायग्राम में, चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए यह अमीबा है, इसके शरीर की अनियमित रचना होती है, कुछ भी निश्चित नहीं है। और अमीबा में ये चारों तरफ से जो आपको घेरा दिख रहा होगा, देखिए इसको हमने लिखा है, यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है, जो चारों तरफ से अमीबा को घेरे हुए है। ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये चारों तरफ की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको दिख रही है, यही कोशिका झिल्ली है। बीच में ये जो गोल घना भाग है, डीप रंग का, गहरे रंग का, वह केंद्रक है, न्यूक्लियस है। यहाँ लिखा गया है केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसके भीतर एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा अंदर में, ये तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, यह कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। सोचिए यह अमीबा जल में रह करके अपना जीवन यापन करता है, जल में गति करते रहता है, तैरते रहता है। और गति करते करते क्या होता है, एक भोजन का छोटा सा कण। अब आप कल्पना करें कि अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है और यह इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि हम लोग अपने साधारण आंखों से इसको देख भी नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। कितना छोटा है। और अमीबा का फिर भोजन कितना छोटा होगा, अंदाजा लगाइए। आप थोड़ा देर के लिए विचार कर सकते हैं, इतना बड़ा हम अमीबा का चित्र बनाए हैं और उसके जगह पर एकदम ये छोटा सा उसका भोजन का कण है, तो सोच सकते हैं कि अमीबा के तुलना में उसके शरीर का आकार कितना छोटा है। भोजन कितना छोटा है उसका, देखिए कितना छोटा हो गया। ये जो छोटा सा ये आकार देख रहे हैं, यही खाद्य या भोजन के कण हैं। खाद्य मतलब खाने वाला, भोजन के कण हैं ये। और इस तरह से यह अमीबा जैसे इसके संपर्क में भोजन का कण आ गया, तुरंत इसको जानकारी मिल गई। अब यह क्या करेगा, धीरे धीरे दोनों तरफ से रचना बढ़ाएगा, अंगुली के समान रचना, और इस भोजन के कण को घेरना शुरू कर देगा। देखिए वही लिखा गया है। तो इसके सतह से, मतलब
यहाँ लिखा गया है जब इसके संपर्क में भोजन का कण आता है तो इसके सतह से अंगुली के समान अस्थाई रचना निकलती है। अस्थाई मतलब सब दिन नहीं रहेगा, वो हमेशा नहीं रहेगा, कुछ खास समय तक रहेगा, जब तक जरूरत है तब तक रहेगा वो रचना, फिर उसके बाद वो रचना समाप्त हो जाती है। तो जो अस्थाई रचना निकलती है उसको क्या कहते हैं, जिसे पादाभ या कूटपाद स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये देख रहे हैं स्यूडोपोडिया, यहाँ पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। यह भोजन के कणों को घेर लेता है। अब देखिए यहाँ दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो आपको हमने अमीबा दिखा दिया, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है और भोजन के कण भी इसके नज़दीक आ गए हैं। अब जैसे भोजन का कण आता, आप कहेंगे कि सर अमीबा को कैसे पता कि भोजन का कण आ गया। सोचिए आपके घर में छोटा बच्चा होगा 8 महीने 9 महीने 1 साल का, उसके अगल बगल में कोई पदार्थ रख दीजिए, वैसे बच्चा तो कुछ भी खाना शुरू कर देता है, लेकिन भोजन रख दीजिए तो निश्चित रूप से उठा करके वो मुंह में ही लेता है। ऐसा नहीं कि भोजन को कान में लेगा, नाक में लेगा। इतनी जानकारी संसार के हर एक जीव को है कि हमारा क्या भोजन हो सकता है, उसको कैसे खाया जा सकता है। ये धीरे धीरे लोग अपने आप समझिए ट्रेंड रहते हैं, पहले से सीखे हुए रहते हैं। ये भोजन के कण जैसे इसके आसपास आया, ये देखो दोनों तरफ से क्या करता है, अंगुली के समान रचना निकाल दिया और उस भोजन के कण को घेरने का प्रयास कर रहा है। यह जो अंगुली के समान रचना दोनों तरफ से निकल रही है, जो अस्थाई है, पहले चर्चा हो गई, टेम्पोररी है, यह हमेशा नहीं रहेगा। इस रचना को पादाभ या कुटपाद स्यूडोपोडिया कहते हैं। और यह कुटपाद धीरे धीरे और वृद्धि करते जाएगा समय के साथ और इस भोजन के कण को पूरी तरह से घेर लेगा, पैक कर देगा। यहाँ देखिए तीसरे स्टेप में क्या दिखाया गया है, अमीबा वही है और भोजन के कण भी वही है। अब यह कुटपाद और बढ़ करके ये भी इधर से बढ़ गया, यह भी इधर से बढ़ गया, पूरी तरह से भोजन के कण को घेर लिया। अब भोजन का कण बाहर नहीं निकल सकता है, तो जब घेर लिया तो बीच में एक देखिए खाली जगह हो गया। खाली जगह को ही रिक्त कहते हैं। रिक्त मतलब क्या, ब्लैंक, खाली, इसलिए इसको खाद्य रिक्तिका कहा गया। और उस खाली जगह में कौन है, तो खाद्य कण है, भोजन के कण है। देखिए उसके अंदर में भोजन का कण घिर गया और यह जो खाली जगह बन गया, इस खाली जगह को खाद्य रिक्तिका लिखा गया है, फूड वैक्यूल। देखिए आगे पढ़ते हैं, जिससे पादाभ या कुटपाद स्यूडोपोडिया कहते हैं। यह भोजन के कणों को घेर लेता है। कुटपाद मिलकर, ये दोनों कुटपाद, एक कुटपाद नीचे से ऊपर गया और दूसरा ऊपर से नीचे आया, कुटपाद आपस में मिल करके क्या बनाया, कुटपाद मिलकर खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल का निर्माण करता है, जहां भोजन के कण विघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। अब यह भोजन का कण अमीबा के कैप्चर में आ गया, एक तरह से कह सकते हैं। अमीबा इसको अपनी कब्जा में कर लिया। जैसे अपने कब्जा में आता है तो उस खाद्य रिक्तिका के भीतर विशेष प्रकार के रस निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, जो उस भोजन के कण को अपघटित कर देता है। साधारण भाषा में आप कहें तो उसको पचा देता है। और जब भोजन के कण पच जाते हैं, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, तो यह देखिए, ये तो कोशिका झिल्ली है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। 9th में आपने पढ़ा था कि यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, या यह वर्णात्मक पारगम झिल्ली होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके द्वारा कुछ खास चुने हुए पदार्थ ही आर पार गमन कर पाते हैं। ये जो भोजन के कण जो सरल पदार्थों में बदल गए हैं, यह भोजन का कण क्या होता है, विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड द्वारा इस कोशिका के भीतर चली जाती है, अमीबा के कोशिका के भीतर चला जाता। अब देखिए क्या होता है, जहां भोजन के कण विघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जो विसरण विधि द्वारा कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब भोजन, जो भोजन पच गया था, जो भोजन सरल पदार्थों में बदल गया था, वह भोजन कहाँ चला गया, कोशिका द्रव्य में चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया, भोजन के कण घुल मिल गया। जैसे आप 4 रोटी खा लिए, आपका शरीर उसको पचा दिया, आपके कोशिकाओं में वह भोजन चला गया, उससे ऊर्जा बन गया, आपके शरीर को ताकत मिल गई। उसके बाद आप खोजेंगे भोजन कहाँ गया, तो भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए यह भोजन अब क्या होगा, विसरण विधि द्वारा पच करके विसरण विधि द्वारा इस कोशिका के अंदर आ गया, इस कोशिका द्रव्य में आ गया। इस तरह से अमीबा में क्या हुआ, पोषण की क्रिया संपन्न हो गई। और
कुछ भोजन का कण तो ऐसा भी होगा या भोजन के कण में कुछ भाग ऐसे भी होंगे जिसको अमीबा का शरीर नहीं पचा सका होगा, जो अपच रह गया होगा, अनडाइजेस्ट रह गया होगा। तो जो भोजन का कण नहीं पच पाता है, हमारे शरीर में भी होता है कि हम जो भोजन खाते हैं उन सभी पदार्थों का हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता है। तो कुछ पदार्थ होता है जिसका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाता है, तो वैसे पदार्थों को क्या करते हैं हम लोग, मल के रूप में हमारा शरीर बाहर त्याग कर देता है, उत्सर्जन कर देता है, बेकार पदार्थों के रूप में वह बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से अमीबा में देखिए शेष बचा हुआ अपच पदार्थ, ध्यान रखिएगा, जो नहीं पचा है वही बाहर निकलेगा, जो पच गया वह तो कोशिका द्रव्य में मिल गया, लेकिन जो नहीं पचा है, शेष बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकल जाता है। फिर इसी सतह से जो बिना पचा हुआ पदार्थ है वह बाहर निकल करके जल में घुल मिल गया। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये अमीबा में पोषण की क्रिया इस तरह से संपन्न हो गई। जो पचा हुआ पदार्थ था उसको अमीबा के कोशिका द्रव्य में चला गया, वह अमीबा का कोशिका द्रव्य अवशोषित कर लिया, और जो बिना पचा हुआ पदार्थ था वह शरीर से बाहर निकल गया। इस तरह से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। और हम सभी इस अमीबा में पोषण की विधि को विस्तार से यहाँ समझे। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को यह अमीबा का पोषण, या कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवों में जो पोषण की क्रिया होती है, यह काफ़ी सरलता से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोशिकीय जीव है जिसको पैरामीशियम कहते हैं। आपने निचली कक्षाओं में 7th 8th में पढ़ा होगा, जो हमारे पैर का चप्पल होता है ना, सैंडल, उस चप्पल के आकार का होता है वो पैरामीशियम। उस पैरामीशियम का शरीर चूंकि निश्चित होता है, उसके शरीर का आकार फिक्स रहता है, लेकिन उसमें भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से पोषण की क्रिया होती है। लेकिन उसमें शरीर के निश्चित भाग से, चूंकि उसके शरीर का आकार निश्चित है, इसलिए निश्चित भाग से वह भी छोटे छोटे भोजन के कणों को अंदर ग्रहण करता है। इस तरह से सरल जीवों में, चूंकि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे अंग है, दांत है, जीभ है, मुंह है, लार ग्रंथियां हैं, आमाशय हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियाज, बहुत सारे अंग है, जिस पर आगे जब हम लोग मानव में पोषण की चर्चा करेंगे तो वहाँ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चूंकि जो सरल जीव है उसमें तो केवल एक कोशिका से यह बना होता अमीबा, इसलिए इसमें एक ही कोशिका से सारा काम चल जाता है। तो अमीबा में पोषण को आज हम लोगों ने विस्तार से जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आप घर में डायग्राम बनाने का भी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखेंगे इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप पेन बैठाइए, जिधर जिधर आपका पेन घूम गया वही अमीबा हो गया। ऐसा नहीं कि मेरा जिस तरह से बना हुआ वही सही साइज है, शेप है, आप जिस तरीके से भी चाहें इसको बना सकते हैं। अमीबा का कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है, इसलिए आप डायग्राम का भी प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है अमीबा में पोषण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें, तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और यह वर्णन भी करना पड़ेगा। इसलिए आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, डायग्राम भी फेयर में बढ़िया से अच्छी तरीके से बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल के बारे में उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का तीनों सब्जेक्ट का, साइंस का कह सकते हैं हम लोग, कंप्लीट क्लास चल रहा है। इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़ करके घर बैठे भी विज्ञान की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो फिर पोषण पर और विस्तार से आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।